ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, आप हमेशा चेक करते रहो कि आपके फोन में लेफ्ट साइड पे रिकॉर्डिंग का साइन शो होता है या नहीं। हो गया, लिख लिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम बोलते हैं कि सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वो क्या होता है? सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी मींस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 एंड सो ऑन। And if we are saying what is total electron affinity या sum of all electron affinity values, तो हम क्या करेंगे? electron affinity 1 plus electron affinity 2। अगर हम electron affinity summation of electron affinity that is electron affinity 1 plus electron affinity 2, अब हमें ये देखना है कि इसका ओवरऑल साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमें वो कैसे पता लगेगा कि ओवरऑल साइन क्या आएगा, माइनस या पॉजिटिव? जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो ओवरऑल इट इज ऑलवेज एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, ओवरऑल इट इज ऑलवेज एनर्जी रिलीज्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओवरऑल कैसी होगी हमारे पास? दैट विल बी नेगेटिव, दैट इज एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? टोटल हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड। क्लियर है सबको? अगर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास, मान लो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक का आपके पास -5 यूनिट्स है, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -10 यूनिट्स है और एक सिस्टम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -15 यूनिट्स है। ठीक है, तो नेगेटिव का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? वो सिर्फ इतना बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ज्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज होगी? जहां पे हमने नंबर ज्यादा लिखा है ना, -15 का मतलब 15 यूनिट्स एनर्जी रिलीज हो रहे हैं। तो स्टेबिलिटी ज्यादा कहां पे आ रही है? कौन से सिस्टम में? 15 सिस्टम में, है ना। तो मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड, दैट मींस मोर वाज द सिस्टम स्टेबल। ओके, लिख लोगे ना अपने वर्ड्स में, या ऐसे लिख लो, हायर इज द नेगेटिव वैल्यू, हायर इज द नेगेटिव वैल्यू of electron affinity, higher is the negative value of electron affinity, higher is the tendency, higher is the tendency of an atom, higher is the tendency of an atom to accept the electrons, to accept the electrons. Done. Next लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी एनर्जी, दैट इज एनर्जी ओनली, है ना। एंथैल्पी का मतलब और कुछ नहीं है, दैट इज एनर्जी, है ना। तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसका मतलब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, एटम्स, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस टाइम पर एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ये बिल्कुल अलग नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसी को कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में भी बोल देते हैं। बस उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे A प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म एन आयन डेल H। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप ऐसे लिखते हो ना, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे नहीं दिया होता, दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज -x, ऐसे नहीं दिया होता। तो सीधा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मतलब वो इस साइड पे आएगी, तो आप यहाँ +x यूनिट्स डाल देते हो, तो इसको आप क्या बोल देते हो? दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर हम ऐसे लिख दें डेल H इज इक्वल टू -x, ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। बस उसको जब हमने डेल H की फॉर्म में लिख दिया, देन इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो लिखो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे इसको कट कर देना, ठीक है, यहाँ पे बस ऐसे लिख दो, डेल H इज इक्वल टू -x, इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया इतना?
लिखिए, when electron affinity is expressed in terms of del H. When electron affinity is expressed in terms of del H, it is called as electron gain enthalpy. It is called as electron gain enthalpy, है ना? So for first electron affinity, del H will be negative because it is energy released, and for second electron affinity, del H will be positive. Next लिखो, factors affecting electron affinity. Factors affecting electron affinity. Every trend कौन सी चीज पे डिपेंड करता है? साइज एंड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, है ना? तो पहला फैक्टर देखो, न्यूक्लियर चार्ज. फर्स्ट फैक्टर विल बी न्यूक्लियर चार्ज. कैसे डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? डायरेक्टली, है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होगा? कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया. जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है सिस्टम में, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी. तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, बाहर के इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की, है ना? तो दैट मींस इफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट additional electron will be more, resulting in greater value of electron affinity. Electron affinity की वैल्यू ग्रेटर मतलब माइनस में ज्यादा है अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें. ठीक है, जब भी आपको मेंशन नहीं करके दिया हुआ कि कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो अपनी तरफ से मान के चलना है कि वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें. ठीक है, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें दो एटम्स को, एक हमारे पास न्यूट्रल ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव है. किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की? ऑक्सीजन न्यूट्रल की, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है. साइज दोनों का सेम है ना? पर फर्स्ट में हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है दोनों पे, है ना? पर सेकेंड केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है ना? तो हायर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ओके. इसी वजह से जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो ऑक्सीजन में, ठीक है, उसके बाद दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाता है. ऐसी बात नहीं ये बनता नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये बनता नहीं है. पेरोक्साइड्स बनते हैं ना, सोडियम पेरोक्साइड बनता है ना, बट इसका बनना मुश्किल होता है. ठीक है, और जितनी एनर्जी इस टाइम पे रिलीज होगी जब ऑक्सीजन से O नेगेटिव बनेगा, उस टाइम पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन नेगेटिव के टाइम पे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करेगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का ज्यादा था, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की. ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगला फैक्टर कौन सा है जिसके डिपेंड करेगा? साइज. कैसे डिपेंड करेगा साइज पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. नोबल गैस बन जाएगी, वो है उसकी नोबल गैस बनती है, इसीलिए मैंने बोला ऐसी बात नहीं कि वो बनते नहीं है. ठीक है, वो बनते हैं पर उसका बनना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ रिपल्शंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि वो बनते नहीं है, वो बनते हैं पर उस पर ज्यादा एनर्जी लगेगी बनने के लिए. ठीक है,
उस टाइम पे, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, दैट इज ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड, तो वो बनेगा पर उस टाइम पे एनर्जी लगेगी सिस्टम के बनने पर, ठीक है। लिखो, और एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को हमेशा रिपेल करेगा, चाहे बाद में उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, उस रीजन की वजह से वो बनेगा, स्टेबल बनेगा, पर माइनस माइनस पहले एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी लगेगी। बाद में जब वो बन गया उस टाइम पे चाहे एनर्जी रिलीज हो सकती है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखो, द डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस, द डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस and incoming electron, the distance in between nucleus and incoming electron if increases, then the electron is less stabilized, and hence less amount of energy, is released, ठीक है। So the atoms having large size, will have lower values of electron affinity, ठीक है। अब देखो, अब आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में हमने कुछ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की थी, है ना, कौन सी थी, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। तो नाइट्रोजन कैसी थी, हाफ फिल्ड, तो नाइट्रोजन एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड होने की वजह से, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल था या आसान था, मुश्किल है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना दैट वाज डिफिकल्ट, है ना। तो अगर नाइट्रोजन स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी मुश्किल होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना भी मुश्किल, क्योंकि नाइट्रोजन अपने आप में एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो थी या हाई, हाई, बिकॉज आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या कम, हाँ लेस होगी, नेगेटिव में कम होगी, है ना। नेगेटिव में ज्यादा होने का मतलब तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है ना। नेगेटिव का साइन सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है ना। अगर आप -15 बताया था ना, -15 ले रहे हो तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी चली गई, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई तो सिस्टम में तो ज्यादा स्टेबल हो गया। बट यहाँ क्या है, यहाँ ऑलरेडी सिस्टम स्टेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होगा, तो एनर्जी कम रिलीज होगी, है ना, कम रिलीज होगी ना एनर्जी। क्लियर हुआ सबको। तो जब आपका स्टेबल होता है सिस्टम तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, पर सिस्टम जब स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है, ठीक है। लिखो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस have less tendency to accept the electrons, hence have lower electron affinities, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, पीरियोडिक ट्रेंड। So trend means now we have to check that how electron affinity will vary when we are moving in a period and down the group. तो सबसे पहले लिखो, in a period from left to right, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज बिकॉज साइज डिक्रीज हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब नोबल गैस की अगर हम बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट से राइट हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पर नोबल गैस की कम हो रही है ना, क्योंकि वो अपने आप में बहुत स्टेबल है एंड वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहे,
ठीक है, देखो in a period noble gases have lowest values of electron affinity. अब देखो, जैसे अंकुश आपने क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ऑक्साइड बनाएगा, है ना, वो मतलब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। नो डाउट वो नोबल गैस बना के स्टेबल होता है, फिर उसके ऊपर खुद पे नेगेटिव चार्ज है तो इस वजह से वो रिपल्शंस क्रिएट करेगा, उतनी एनर्जी नहीं रिलीज होती जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए, तो वो कम आती है। पर हैलोजेंस के केस में अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अब उनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो उन पे चार्ज, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि वो नोबल गैस को अटेन कर लेंगे और मोरओवर वहां पे कोई भी नेगेटिव की रिपल्शंस नहीं है। तो फिर अलोंग अ पीरियड हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन से सिस्टम की होंगी? हैलोजेंस। ठीक है, लिखो halogens have the highest values of electron affinity, beryllium and magnesium have almost zero electron affinity. Beryllium and magnesium have almost zero electron affinity. Why? fully filled configuration. क्या बोला आपने? They can release the electron easily. बेरिलियम और मैग्नीशियम इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। क्या था ना, हमने हाफ फिल्ड भी स्टेबल, फुली फिल्ड भी स्टेबल और पेयर वाले भी स्टेबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिख लिया ये सबने? नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, एंड फॉस्फरस is extremely low. Reason? Half filled configuration. Okay? तो ये हमने सब पीरियड के बारे में डिस्कस किया है ना। लास्ट, अब अगला देखो, along a group या down a group, values of electron affinity will decrease. अब वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बोला डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज क्या करती है? डिक्रीज, क्योंकि हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए। पर हर एक ग्रुप में एक एक्सेप्शन आता है सेकंड और थर्ड पीरियड को लेके, ठीक है। हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होनी चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, बट एक्चुअल में हमारे पास थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड। उसका रीजन क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, है ना, क्योंकि छोटे साइज, हाँ स्मॉल साइज है, उसकी वजह से उनके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइटली हेल्ड हो रहे हैं, है ना। तो उसमें वैसे भी यहाँ पे छोटे साइज में हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है, ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो यहाँ पे इनके बीच में रिपल्शंस ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। पर जब हमारा एटम बड़ा होगा उस टाइम पे क्या होगा, ये ऑलरेडी दूर है तो इनको अकोमोडेट करने के लिए अच्छी स्पेस मिल रही है। इसके बाद जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उसकी इनके साथ कोई ज्यादा खास रिपल्शंस क्रिएट नहीं होगी, तो वो आप उसको इजीली अकोमोडेट कर सकते हो, है ना। इस वजह से थर्ड पीरियड की ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड, ठीक है। और फिर ब्रोमीन और आयोडीन की ज्यादा क्यों नहीं हो जाती?
क्योंकि हमें न्यूक्लियर चार्ज को भी देख के चलना है ना। फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा था, पर उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी बहुत ज्यादा हो रही थी, इस वजह से वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। पर अब जब इसके बाद आप ब्रोमीन और आयोडीन पे जाओगे, वहां पर चाहे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इतनी नहीं हो रही, पर वहां न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो सिस्टम में उतनी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो दोनों फैक्टर्स को लेके चलते हुए थर्ड पीरियड की हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम आएगी, देन सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, इसका रीजन लिखाऊं या लिख लिया? लिख लिया। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई फर्क है? फर्क तो है ही है ना। हमारे पास क्या है? आइसोलेटेड एटम होता है मैम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। हाँ, जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो हम एक एटम की बात करते हैं कि एक जो हमारा आइसोलेटेड एटम है उसकी क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अब जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं उसमें हमारे पास दो एटम्स होंगे, दोनों के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और फिर हम चेक करेंगे इस जैसे ए एटम की कितनी टेंडेंसी है इस शेयर्ड, ये शेयर कर रहे हैं ना दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। बी की भी कुछ ना कुछ पावर होगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ए की भी कुछ ना कुछ पावर होगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। जिसकी पावर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज डिफाइंड एज the tendency of an atom. It is defined as the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons, to attract the shared pair of electrons in a molecule. In a molecule. Molecule पता है ना क्यों लिखा? दो एटम्स हैं, एक से ज्यादा एटम तो मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। Second, it is inversely proportional to size. Now, third factor जिस पे ये depend करता है that is charge on the ions. Charge on the ions. Charge on the ions पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कैसे। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक अमोनिया और एक अमोनियम आयन। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में? इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये न्यूट्रल है, और अमोनियम आयन इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। हाइब्रिडाइजेशन बताना मुझे क्या आएगी दोनों केस में? दोनों केसेस में sp3 ही है ना। यहाँ शेप हमारे पास पिरामिडल है, यहाँ शेप हमारे पास टेट्राहेड्रल है ना। तो अब हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से हम चेक करेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी? न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का, है ना, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है ना हमारे पास, तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो वो उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। तो ये भी यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, और इस केस में भी ऐसा होगा, इस केस में भी सेम होगा, इसमें भी यहाँ से। अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज। दोनों ही नाइट्रोजन एटम है, डिफरेंस क्या है, बस एक न्यूट्रल है दूसरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। क्यों? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा ही करेगा, है ना।
तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N1 और N2 में से अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एटम के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाएगा, और अगर हमारे पास चार्ज माइनस है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, लिखिए ऐसे लिख लो एक बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम, electronegativity is directly proportional to positive charge on atom and is inversely proportional to negative charge. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी आती है ना सबको, सिंपल कंपाउंड्स की तो आती होगी। जैसे अगर हमारे पास मीथेन है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास लेट्स सपोज यू हैव इथीन एंड देन यू हैव एसिटिलीन। क्या फर्क है हर कार्बन एटम में? यहाँ कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ sp2 और इधर sp। तो हमने कंपेयर करना है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मीथेन के अंदर, ठीक है, इथीन और एसिटिलीन में। तो जो हमारे पास s ऑर्बिटल्स होती हैं दे आर प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ऐड करते हैं, ठीक है, दो, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, एक हमारे पास s ऑर्बिटल है, दूसरी हमारे पास p ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर रहे हैं तो इसको मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ s ऑर्बिटल या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर s, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर p ऑर्बिटल। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन s में ऐड कर रहे हो तब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी? chi s। chi क्या होता है? साइन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। जब आप p में ऐड कर रहे हो तो हमने उसको chi p बोला। कहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा? s में, क्योंकि तब वो न्यूक्लियस के पास आएगा। तो हमेशा s ऑर्बिटल्स में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर हम p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब यहाँ अगर हम कंपेयर करें, अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि एक s है और एक p, पर हाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज वेरिंग। यहाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है? 25%, यहाँ 33% और यहाँ 50%। तो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो हमारे पास परसेंटेज s कैरेक्टर का बढ़ता जा रहा है और फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो जो हमारे पास एसिटिलीन की कार्बन होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मीथेन एंड इथीन। ओके, सबको क्लियर है? डन। देखो नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स across a period क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल increase, down the group it will decrease. Most electronegative atom of the periodic table. Most electronegative atom of the periodic table is fluorine. Least electronegative is francium. ठीक है? Most electronegative atom is fluorine. Least electronegative is francium. अगर ऑप्शन में francium नहीं दिया हुआ तो cesium करना आंसर, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी वो नहीं दिया होता, रेडियो एक्टिव है ना, इस वजह से। Alkali metals have
लोएस्ट वैल्यूज ऑफ, मैम फ्रेंशियम अदरवाइज सीजियम। हाँ जी, अगर ऑप्शन में फ्रांशियम नहीं है तो सीजियम आपने करेक्ट करना है, ठीक है। Alkali metals have lowest values of electronegativity. Alkali metals have lowest values of electronegativity. Halogens have highest values of electronegativity. अभी हमने क्या पढ़े थे, वो फैक्टर्स जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है ना, साइज पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हमने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करते हैं। समझ रहे हो डिफरेंस, कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। तो लिखो पहले फैक्टर्स डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 1, percentage of ionic character, percentage of ionic character। कैसे होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जैसे मान लो हमारे पास दो एटम्स हैं, एटम ए और एटम बी, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब अगर ए हमारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है, ठीक है, मतलब पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4, और बी बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या उसका दूसरा नाम क्या होगा, इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1 है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो मतलब जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। और आयनिक कैरेक्टर कब आता है, जब एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और दूसरा एटम कंप्लीटली उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा थी कि उसने बी ने इलेक्ट्रॉन को लूज ही कर दिया, बी प्लस बना के इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसरे ने फिर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ए नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तभी ये चीज पॉसिबल है कि एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम थी वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी, एटम ए और एटम ए, इसकी टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की 4 है, इसकी भी एक्सेप्ट करने की 4 है, तो ना तो ये लूज करेगा ना ये उसे गेन कर पाएगा, फिर ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने लग जाएंगे, है ना। तो अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो लिखो larger is the electronegativity difference, larger is the electronegativity difference, higher is the percentage of ionic character, higher is the percentage of ionic character, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेकेंड प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, greater will be the strength of bond, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जैसे यू हैव आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स, है ना, हाँ आयनिक बॉन्ड्स वो इसी वजह से होते हैं ना, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उसकी वजह से उतना आयनिक कैरेक्टर, और सबसे ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, क्योंकि देखो उसमें दोनों एटम्स कंप्लीट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, है ना। सोडियम प्लस से नोबल गैस बन जाता है और क्लोरीन नेगेटिव से नोबल गैस बन जाता है। पर अगर हम कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो उसमें हमारी नोबल गैस, जैसे क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या हो रहा है, ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, इसका ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसके पार्ट में तो नहीं है ना,
है ना। तो इसका मतलब 7 तो नहीं है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर देन 7, बट कंप्लीट 8 नहीं होगी। अगर हमने ऑक्टेट काउंट कर लिया ना कि इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तब हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं बीच में, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन पोर्शन इसमें आ रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीट 8, है ना। इसी वजह से आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट राइट डाउन melting point and boiling point. Number 1, variation in a period. Variation in a period. On moving across the period, melting and boiling point first increase, ठीक है, reach a maximum value for group 14, and then start decreasing, Noble gases have minimum melting and boiling point. Noble gases have minimum melting and boiling point. Next देखो variation in a group. There is no regular trend down the group. इसका मतलब देखो पीरियड में ऐसा होता है, फिक्स्ड है कि वो पहले इंक्रीज करता रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, फिर इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। पर ग्रुप्स के केस में क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको हर ग्रुप का अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक फिक्स है कि हर ग्रुप में टॉप से बॉटम आते वक्त हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज, हर ग्रुप का डिफरेंट होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखो, alkali metal, among the alkali metals, the melting point and boiling point decreases regularly, but among the halogens, there is increase in melting point and boiling point. ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारा। इसके बाद एक रहता है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, वो भी लिख लो, बस ये लास्ट है, फिर हम बायोमैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन ये हम तब करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, तो ये हम करेंगे जब हम पर्टिकुलरली ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, मेन ग्रुप को, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो हर एक की वेरिएशन अलग अलग आती है, तो ये हम तब करेंगे। और भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, जैसे आपने सुना होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, सुना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट और एनोमलस बिहेवियर ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, है ना। तो ये सारी चीजें कभी कभी पीरियोडिसिटी में पढ़ते हैं, पर क्योंकि हमने मेन ग्रुप करना है, उसमें हमने एस ब्लॉक अलग से पूरा करेंगे, हर एक ग्रुप डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं जो स्पेसिफिक होंगी हर ग्रुप की अलग, वो हम मेन ग्रुप में करेंगे। ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट लिखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर। क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ द एटम to lose the electrons and form positive charge is called electropositivity. Metals क्या होते हैं, metals are those elements which readily lose the electrons. ये होता है ना, सोडियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस बनाता है ना। तो जो हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर है, मतलब कि टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी किसी भी एलिमेंट की तो हम बोलेंगे उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है तो उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा या मेटालिक कम। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, a more electropositive element has more metallic character. ठीक है, वेरिएशन इन अ ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल increase and across a period it will decrease, है ना। जब हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को रेडिली लूज कर देगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। और पीरियड की केस में लेफ्ट से राइट न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज होना नहीं देगा, है ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल डिक्रीज। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होंगे और हमारे पास अनोमलस बिहेवियर होंगे, हर ग्रुप के हम मेन ग्रुप में अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको असाइनमेंट सबको मिल गई थी नहीं, उस दिन मैंने बोला नहीं था नीचे से पिक करके जानी आपने, पीरियोडिसिटी 1 और 2 मैंने बोला था ना, बोला था या नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला हार्ड कॉपी लेके जाना है, मैंने हार्ड कॉपीज का उनको बोल दिया था, उन्होंने प्रिंट निकाल के रखा हुआ है, आप आज पिक कर लेना हार्ड कॉपीज। ठीक है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं शेयर करूंगी ग्रुप में। ठीक है, ऐप पे अपलोड हो जाए, समझ गए, ऐप पे आपके पास अपलोडेड असाइनमेंट्स भी मिलेगी और आप नीचे से हार्ड कॉपी पिक कर लेना, मैंने बोल दिया था उसमें उन्होंने प्रिंट्स भी निकाले। ठीक है, फिर आप सॉल्व कर लेना दोनों असाइनमेंट्स, क्या मतलब एक असाइनमेंट कम से कम सॉल्व कर लेना ताकि फिर हम जब आपकी असाइनमेंट सॉल्व हो तो उसके डाउट्स डिस्कस कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कितने मार्क्स की आएगी बताया था, याद है? यहाँ पे मैम पीरियोडिसिटी खत्म है। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो गुरप्रीत? मैम पीरियोडिसिटी खत्म है यहाँ पे। हाँ जी पीरियोडिसिटी खत्म है। ओके, देखो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स की है? हाँ 10 to 12। अब यहाँ पे देखो हमारे पास बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने वाली चीजें भी है पर उससे ज्यादा थोड़ी क्रैमिंग है, मतलब जैसे क्वेश्चन आते हैं हीमोग्लोबिन की, अगर मैं बात करूँ तो हीमोग्लोबिन, अब पहली बात तो यहाँ बायो इनऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो बायो मतलब बायोलॉजी प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो किस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोलॉजिकल सिस्टम्स में काम करती है हमें वो डिस्कस करना है। बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स सब इंक्लूड होंगे, हमारी बॉडी में किस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल आता है वो हमने स्टडी करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे हीमोग्लोबिन बॉडी में प्रेजेंट होता है, काम क्या है उसका, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करना, तो उसमें कौन सा इनऑर्गेनिक मेटल कैटायन प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसकी स्पिन कैसी है, वो हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे इनके फंक्शन के ऊपर, इसमें मेटल कौन सा प्रेजेंट है, तो जैसे अगर हीमोग्लोबिन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल आता है तो हमें हीमोग्लोबिन थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, बट यहाँ कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ थोड़ी क्रैमिंग भी है, तो आपने जब भी बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, जैसे आज मैंने आपको लेक्चर दिया बायोऑर्गेनिक का, नोट्स आपने बनाए, घर जाके आपने उसको याद कर लेना है अच्छे से, अगले दिन जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो भी आपने घर जाके याद करोगे, पर पिछली क्लास का जो पढ़ा है वो आपने साथ के साथ सेकेंड डे को रिवाइज करना है, थर्ड डे याद करोगे तो साथ में फर्स्ट और सेकेंड डे का रिवाइज करोगे। अदरवाइज क्या होता है, स्टूडेंट्स बाद में आके कहते हैं कि मुझसे हमसे याद नहीं हो रही, किसी में स्पिन हाई है किसी में लो है, याद कैसे रहेगा कौन से वाले सिस्टम में, क्योंकि इसको याद करने का कोई ट्रिक तो नहीं हो सकती ना कि कौन से सिस्टम में हाई स्पिन होगी, वो तो स्पेसिफिक है, हर किसी में हाई स्पिन बन रहा है किसी में लो स्पिन बन रहा है, तो वो चीजें किसी में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 है, किसी में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, अभी जैसे हीमोग्लोबिन इज वेरी कॉमन, उसका फंक्शन सबको पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का, ऐसे हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे फेरिटिन हो गया, ट्रांसफेरिटिन हो गया, रोल पता है इसका किसी को,
कम पता होता है, हमने बायोलॉजी के डिटेल्स में नहीं पढ़ते केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो ऐसी चीजें हमें फिर याद करनी है। विटामिन B12 का क्या फंक्शन होगा इस तरह से। तो फेरेटिन का जैसे रोल होता है हमारे पास आयरन की स्टोरेज करना, ट्रांसफेरेटिन का रोल होता है, ट्रांसफेरेंस का रोल होता है कि उस वो आयरन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है बॉडी में। तो फिर जब इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर आपसे याद नहीं होंगे। और जब भी हमें किसी चीज को क्रैम करना होता है तो वो ऐसे नहीं, हम बोलते हैं ना किसी का रट्टा बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो स्ट्रांग का रीजन सिर्फ ये होता है कि बार बार रिवाइज करनी होती है चीजें, है ना। जैसे सिंपली आप कोई पाठ भी करते हो तो वो बार बार हर रोज पढ़ते हैं ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनको याद इसी वजह से हो जाता है। तो एवरी डे यू हैव टू लर्न प्रेजेंट डे वर्क एंड यू हैव टू आल्सो रिवाइज लास्ट क्लास वर्क, ठीक है, जितना भी हुआ है, ताकि वो आपके टिप्स पे और टंग पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ चीज कभी एग्जाम में काम नहीं आती, दिमाग में फीड हुई चीज काम आएगी, ठीक है। तो टिप्स और टंग पे प्रिपेयर करके रखनी है हर चीज, ठीक है। तो लिखो पहले बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। it is the branch of chemistry, it is the branch of chemistry which focuses mainly on the role of metal ions, which focuses mainly on the role of metal ion in the living system. Definition clear है? Role of metal ion in the living system. सबसे पहले अब हमें सिस्टम स्टार्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में बताती हूँ, फिर आप लिखना स्टार्ट करना। हीमोग्लोबिन फंक्शन पता है सबको, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं हीमोग्लोबिन के, एक तो होता है हीम पोर्शन और दूसरी हमारे पास होती है ग्लोबिन चेन, ठीक है। हीम पोर्शन बेसिकली हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पता है क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ लिगेंड्स दे आर अटैच्ड टू द मेटल वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। जैसे हमारे पास कोबाल्ट आयन प्रेजेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। अमोनिया लिगेंड कैसा है? अभी कुछ मत लिखना, ठीक है, कुछ नहीं लिखना अभी। अमोनिया लिगेंड कैसा है? इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। तो जब ये एक लिगेंड ने कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये हमारे पास एक मेटल लिगेंड बॉन्ड बन गया, अमोनिया लिगेंड मेटल कोबाल्ट। ग्रुप ऑफ लिगेंड्स मतलब ऐसे जब और लिगेंड्स कोबाल्ट के साथ अटैच हो जाएंगे वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या हो गए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ना डिपेंड, जैसे हीम भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पर वो ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। वो कैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? वो डिपेंड करता है कि हमारा जो लिगेंड है वो कौन से टाइप का है। आपने नाम सुने हैं मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ऐसे हमारे पास एक लिगेंड्स होते हैं जिनको हम मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। मैं उसका आपको मतलब समझाती हूँ क्या होगा। तो ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो सबको पता है ना क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मेटल और दूसरा लिगेंड। तो यहाँ लिगेंड कौन सा है? मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। अब हमें मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड का मतलब समझना है। मैक्रो का मतलब लार्ज, साइक्लिक का मतलब रिंग, है ना। तो दैट मींस ये क्या होंगे? दे आर लार्ज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लार्ज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। कैसे होंगे? जैसे मैं अभी एक ड्रॉ करके देती हूँ आपको। हमारे पास ये कौन सी रिंग है मुझे बताओ? ये रिंग 5 मेंबर्ड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, कौन सी रिंग होती है? ये पाइरोड, ठीक है। ये कौन सी 6 मेंबर्ड रिंग कौन सी होती है? ठीक है। तो ये हम मैं माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड बनाने जा रही हूँ जिसमें हमारे पास 4 पाइरोल रिंग्स प्रेजेंट होगी। ये पहली पाइरोल रिंग थी, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर यहाँ से ऐसे दूसरी पाइरोल रिंग बना दी। फर्स्ट पाइरोल रिंग सेकंड पाइरोल रिंग के साथ कनेक्टेड है वाया दी कार्बन ब्रिज, ठीक है, ठीक है, समझ आया?
ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4 पायरोल रिंग्स बनानी है, तो ये हमारे पास थर्ड पायरोल रिंग हो गई, और फिर यहाँ से हमारे पास फोर्थ पायरोल रिंग, और ये आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, इस तरह से। देखो हर केस में हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारा ये जो नाइट्रोजन के साथ वाली कार्बन थी इस केस में और इस केस में, उन दोनों के बीच में ब्रिज बनाना है, कुछ ड्रॉ मत करना भी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था हमारे पास, नाइट्रोजन के साथ वाले जो कार्बन एटम्स थे उनके बीच में ब्रिज ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ वाले में ब्रिज, और इधर भी ये नाइट्रोजन का साथ वाले थे ना, इसके बीच में ब्रिज, ठीक है। अब ये लिगेंड कैसा है, लिगेंड क्यों है ये, किस वजह से, जैसे मैंने अमोनिया ड्रॉ किया था उसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, 4, 1 2 3 एंड दिस इज 4। जब अमोनिया हमने लिगेंड ड्रॉ किया था तो उसमें हमारे पास, हम बोलते हैं ये पूरा अमोनिया मॉलिक्यूल ये पूरा एक लिगेंड है ना, और जौन सा एटम, एटम कितने इसमें, 2, एक नाइट्रोजन दूसरे हाइड्रोजन, इनमें से डोनर एटम कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, है ना, वो कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन, तो इसको आप डोनर एटम बोलोगे। अमोनिया लिगेंड एक है, उसमें डोनर एटम भी एक ही है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट। अब इसमें हमारे पास ये पूरा का पूरा एक लिगेंड है, इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, टोटल 4, तो इसमें डोनर एटम्स कितने हैं, 4, इट इज अ टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो बेसिकली मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स कौन से थे, लार्ज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब एक से ज्यादा, बाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ सेंटर में ये हमारे 4 लिगेंड्स हो गए, ठीक है, यहाँ सेंटर में हमारा कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट होगा, जो कि हीमोग्लोबिन के केस में आयरन होगा, ठीक है। तो फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा बाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो ये बन गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हीम। हीम इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली, जिसमें लिगेंड प्रेजेंट होगा और उसके साथ मेटल प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिगेंड कौन से हैं, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स, व्हिच मींस दे आर large cyclic structures as well as they are polydentate. These ligands will donate electron to metal ion, resulting in the formation of a coordination compound. तो ये हमारा heme part हो गया। globin part कुछ भी नहीं है, that is basically a protein chain. protein का मतलब क्या होता है, मैम इसको चिलेटिंग लिगेंड भी बोल सकते हैं? नहीं बोलते, चिलेट्स या किलेट हमारे पास अलग होते हैं फ्रॉम मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स। डिफरेंस हमारे पास वहां पर सिर्फ इतना आता है कि वो साइक्लिक नहीं होते, सबने सुने हैं किलेट्स, है ना, पर वो साइक्लिक नहीं होते, एक बार वो मेटल के साथ जुड़ जाए तब वो साइक्लिक रिंग बना लेते हैं, अदरवाइज पहले से, यहाँ पे मैं अगर मेटल को रिमूव कर दूं यहाँ से, तो क्या ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है या नहीं, साफ पता लग रहा है ना, अभी भी साइक्लिक है, मेटल के साथ अटैच होने से पहले भी ये साइक्लिक ही है। किलेट्स की मुझे कोई एग्जांपल दो। इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, NH2 CH2 CH2 NH2, क्या ये साइक्लिक है पहले से, नहीं, पर ये पॉलीडेंटेट है ना, एक बार ये मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा, अब रिंग बन गई। So there is a difference in between macrocyclic ligands and chelates. Okay, macrocyclic are those which are cyclic as well as polydentate. Chelates are only polydentate ligands. But once they form bond with metal, they will result in the formation of a ring. But macrocyclic already ring-like structures पहले से ही होते हैं। Clear हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, प्रोटीन चेन क्या होती है हमारे पास, डाउट किसने पूछा था, आपको क्लियर है, ऑनलाइन में किसने पूछा था डाउट? यस मैम क्लियर है। अच्छा, प्रोटीन चेन क्या होती है हमारे पास, प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर जो आयरन प्रेजेंट था उसका बॉन्ड बन रहा है यहाँ से नाइट्रोजन के पास, ये हो गया हमारा हीम पार्ट। ग्लोबिन क्या होती है, इट इज अ प्रोटीन चेन, है ना, वो कहाँ से प्रोटीन चेन, मतलब इस तरह से, यहाँ अमीनो एसिड 1, then you have अमीनो एसिड 2, then you have अमीनो एसिड 3 and so on, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट अमीनो एसिड वो क्या करेगा, इस आयरन के साथ
अटैच्ड होगा, ठीक है। इस आयरन के साथ बेसिकली नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड, दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोटीन चेन। अब ये हमारे पास हो गया हीम का और ग्लोबिन का स्ट्रक्चर, बट स्टिल दिस इज नॉट हीमोग्लोबिन। व्हाई? हीमोग्लोबिन में ऐसे 4 सब यूनिट्स होते हैं। ये मैंने पहला यूनिट हीम का ड्रॉ किया जिसके साथ ग्लोबिन चेन प्रेजेंट थी, ऐसा ही सेम एक और यूनिट आएगा, फिर थर्ड यूनिट ऑफ हीम एंड ग्लोबिन एंड देन फोर्थ यूनिट ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। वो चारों यूनिट्स आपस में कनेक्टेड होंगे, दैट विल फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर है सबको? बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको रिंग को आप क्या बोलते हैं? जैसे ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है ना, ये पूरी एक रिंग। ऐसा नहीं है कि सारे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड ऐसे ही होते हैं, मतलब हर केस में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएंगी। जैसे इस वाली रिंग को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पोरफायरिन, ठीक है। ऐसे हमारे पास जब आप क्लोरोफिल पढ़ोगे उसमें यहाँ सेंटर में आयरन नहीं होगा, वहां मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, मेटल, और उसकी सराउंडिंग में जो रिंग होगी उसको आप कॉरिन बोलोगे, ठीक है। वो पोरफिरिन नहीं होगी, पोरफिरिन जैसी होगी, ठीक है। थोड़े से चेंजेस आएंगे, जैसे यहाँ से एक एटम कम हो जाएगा, उसका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। 5 मेंबर की जगह हो सकता है 6 मेंबर हो जाए। ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से हर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड आपस में अलग होते हैं। जैसे अमोनिया अलग लिगेंड है, वाटर अलग लिगेंड है ना, वैसे देयर आर डिफरेंट मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स आल्सो। हर सिस्टम में मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड अलग होता है, ठीक है। जैसे सेम भी हो सकता है, जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का आपस में सेम है, दोनों में पोरफिरिन रिंग प्रेजेंट है। तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड प्रेजेंट है उसको नाम क्या दिया गया है? पोरफायरिन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मेटालोपोरफिरिन्स। अच्छा एक बार देखो, मेटालोपोरफिरिन नाम से पता लग गया ना क्या हो जाएगा? मेटालोपोरफायरिन क्या हो गया? मतलब मेटालो मीन्स मेटल। तो जब पोरफिरिन रिंग का मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा उसको आप मेटालोपोरफिरिन बोलो। क्लियर? लिखो मेटालोपोरफिरिन। these are macrocyclic compounds. These are macrocyclic compounds in which a metal is coordinated, in which a metal is coordinated to the compounds, nahin, in which a metal is coordinated to the nitrogen atoms, to the nitrogen atoms in a square plane, in a square plane of porphyrin ring, in a square plane of porphyrin ring। ये समझ गए? स्क्वायर प्लेन किसको बोल रहे हैं? ये बन रहा है ना आपके पास ऐसे, ठीक है। तो क्या हो गया? मेटालोपोरफिरिन जिसमें मेटल कोऑर्डिनेटेड है किसके साथ? 4 नाइट्रोजन एटम्स ऑफ इन अ स्क्वायर प्लेन रिंग, ठीक है। देन राइट डाउन अ पोरफिरिन रिंग। A porphyrin ring is the derivative of a porphyrin ring is the derivative of porphine molecule. Porphine molecule. Porphine की spelling ये है। A porphyrin ring is the derivative of porphine molecule. इसका मैं मतलब आपको भी बताती हूँ। पहले हम पोरफिन मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से ड्रॉ करना, पता लग गया ना कैसे ड्रॉ करना है? यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे आपके पास पहली पायरोल रिंग आएगी, सेकंड पायरोल रिंग, ठीक है। 4 पायरोल रिंग्स यहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स पे ड्रॉ करने हैं, बीच में उनको कनेक्ट करना है कार्बन्स।
कर लिया ड्रॉ। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यू हैव टू रिमेम्बर कि जो हमारे पास पॉरफायरिन रिंग या पॉरफीन मॉलिक्यूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। ठीक है, इनकी पोजीशन स्पेसिफिक होती है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज नहीं करनी। कैसे ड्रॉ करना है, इस तरह से, डबल कॉन्जुगेटेड है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल सिंगल इस तरह से जाएगा। तो यहाँ डबल बाहर से ड्रॉ करो, पहले यहाँ डबल सिंगल डबल। अब ये सिंगल है तो यहाँ पे डबल इस तरह से। काउंट करो, टोटल 11 हो गए। एक पोजीशन डबल बॉन्ड की याद रख लो, जैसे इसकी ये ऐसे हिंट्स में याद रख लो कि यहाँ इस वाले रिंग में हमारे पास कितने डबल बॉन्ड चलते हैं, 2। ठीक है, एक जगह से स्टार्ट कर लो डबल सिंगल बनाना। क्या हुआ, बन गया। नाउ इफ यू नोटिस दिस मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के नाइट्रोजन बन गए, एक ट्राइवलेंट और एक डाइवलेंट, है ना। ट्राइवलेंट का मतलब जिस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 1 2 3, इस नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 1 2 एंड 3। पर ये वाले नाइट्रोजन कैसे हैं, डाइवलेंट, सिर्फ 2 बॉन्ड्स है। इसका मतलब इसका तीसरा बॉन्ड मिसिंग है, किसके साथ बनाएंगे वो, हाइड्रोजन के साथ। ये हमारे पास, दैट मींस अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है इस टाइम पर, इसको हम बोलते हैं पॉरफीन। ठीक है, ये पॉरफायरिन रिंग नहीं है, ये क्या है, पॉरफीन। पॉरफायरिन रिंग क्या था, डेरिवेटिव ऑफ पॉरफीन। ठीक है, करिए ये ड्रॉ सबने। अब देखो पॉरफिरिन क्या होती है, जब आप यहाँ से H+ को रिमूव कर दोगे तो पीछे चार्ज क्या बचेगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव। इस वाले से H+ को रिमूव कर दो, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव। तो दैट मींस इसको हम क्या बोलते हैं, पॉरफायरिन। तो दैट मींस व्हाट इज पॉरफिरिन, इसको लिखो डाइकेटायन। डाइकेटायन हो गया ना, किसका, डाइकेटायन ऑफ पॉरफीन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉरफायरिन। ठीक है, तो अब ये जो मैंने ड्रॉ की है दैट इज पॉरफायरिन। क्लियर हुआ मैम H हटाया तो N पे नेगेटिव आया। इट इज द dianion of porphine, that is called as porphyrin. ठीक है, लोन पे प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन पे, यस और नो। अमोनिया में 3 बॉन्ड्स बनाता है नाइट्रोजन, उसके पास एक लोन पेयर बचता है ना, तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर, 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद इसके भी, इसके पास तो 2 लोन पेयर होंगे, है ना। N नेगेटिव है ना, तो 2 लोन पेयर होंगे, हम एक ही शो कर रहे हैं। अब ये सारे किसके साथ कनेक्टेड होंगे, आयन। तो इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज कॉल्ड एज मेटालोपॉरफायरिन। क्या समझ गए, जब NH था तो पॉरफीन, N नेगेटिव हो गया बिना मेटल के पॉरफायरिन, और मेटल के साथ मेटालोपॉरफायरिन। नाउ दिस इज कॉल्ड एज मेटालोपॉरफायरिन। आपने तीनों बार अलग अलग ड्रॉ किए, उसी में कर रहे हो हैं, वो तो मैं बता चल रही हूँ। ऐसे करो, आप एक बार और ड्रॉ कर लो। आपने यहाँ पे H के हटा दिया, उसको फिर नेगेटिव कर दिया, इसके नीचे लिख दो पॉरफायरिन और उसके बाद H लगा के लिखो पॉरफीन। यहाँ पर कैसे रहेगा आपको, एक बार और ही ड्रॉ करना है, उस पे H लगा के लिखो पॉरफीन। समझ रहे हो,
हाँ, नेगेटिव की जगह H के साथ बॉन्ड बनाओ। अब तो आपने काट के नेगेटिव कर दिया ना उसको, अलग से एक सिस्टम, उसको पॉर्फिरिन लिख देना। जहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव होगा उसको रीड पॉर्फिरिन। और मैं कभी भी रब बोर्ड पे रब करके चेंज करूँ, आपने ऐसे नहीं करना, पूरा लिखना है उसको, ठीक है। मैम जैसे ये आपने मेटालोपोरफायरिन लिखा है, हाँ जी, सेंटर में हमेशा आयरन ही होगा? नहीं हमेशा आयरन नहीं होगा, और मैक्रो एम डिपेंड करेगा। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन है, बाकी सारे सिस्टम में हो सकता है कोबाल्ट हो, जैसे विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तो हर सिस्टम में हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें मैम हम मेटल लिख दे, एम लिख दे सेंटर हाँ, में? यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, नीचे मेटालोफॉस्फेट के नीचे लिखना है तो लिख दो आयरन। मैं मुझे हाइड्रोजन आयन तो नेगेटिव चार्ज नहीं है। चारों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, चारों मतलब मेटल, ये वाले, ये चार, ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? चारों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही हाँ हाँ हाँ, मतलब ये सारे चारों कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन्स दे, दूसरा एटम कोई इलेक्ट्रॉन ना दे, बस वो उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। बाद में ये दोनों एटम, नाइट्रोजन और आयरन, अपने बॉन्ड्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक न्यूट्रल नाइट्रोजन है ना, और एक नाइट्रोजन पे चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन आ रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लिगेंड्स में हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड, जिसमें हमारे पास न्यूट्रल होगा और नेगेटिव लिगेंड होंगे, ठीक है। तो बेसिकली लिगेंड का इसमें, और नाइट्रोजन के जो न्यूट्रल नाइट्रोजन है ये वाला, और इसका जो इस पे एक लोन पेयर है, नेगेटिव वाले में फर्क क्या है कि ये ऐसे दो बॉन्ड्स बने हुए हैं इसके, ठीक है, और इसके ऊपर लोन पेयर दो है, इस वजह से इसके ऊपर चार्ज माइनस है। मतलब माइनस का चार्ज का मतलब और कुछ नहीं है, दैट मींस इट हैज टू लोन पेयर, whereas neutral one has one lone pair। इसमें भी एक के साथ ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है, और इस वाले में भी एक के साथ ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों हमारे एटम्स ऐसे हैं जो लोन पेयर डोनेट करेंगे मेटल को, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अंकुश क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये लिगेंड की टाइप्स हैं कि एक न्यूट्रल है, दूसरा नेगेटिव है, पर बेसिकली लिगेंड वो चीज होती है जिसके पास बस लोन पेयर होना चाहिए, दैट्स इट। अगर लोन पेयर है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। लोन पेयर होने के बाद उस पर चार्ज चाहे माइनस हो, जीरो हो, या चाहे उस पर चार्ज प्लस हो, प्लस भी लिगेंड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोसोनियम, ठीक है। कार्बोनिल क्या है? कार्बोनिल ऐसा लिगेंड होता है जिसमें हमारे पास ये है, कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ओवरऑल न्यूट्रल है, ठीक है। डोनेट करेगा यहाँ से मेटल को, ठीक है। तो बस लोन पेयर होना चाहिए एटम के ऊपर, ठीक है ना। और अगर वो सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है तो बस उसकी ऑक्टेट पूरी होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर लोन पेयर है किसी एटम पे, और फिर अगर सेकंड पीरियड का एटम है और उसकी ऑक्टेट पूरी है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। क्लियर? अंकुश क्लियर हुआ? पक्का? देखो, porphyrin ring is the porphyrin ring is the dianionic form. Porphyrin ring is the dianionic form of porphine molecule, of porphine molecule. अब क्या है, हमारे पास क्या होता है, जैसे ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड जो मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है,
इसका यहाँ अंदर कोई ना कोई साइज बन रहा है, यहाँ इसके सेंटर में मेटल आ रहा है ना, मेटल के इस रिंग का यहाँ सेंटर में जो स्पेस बन रही है, ये स्पेस कोई पर्टिकुलर साइज की होगी, ठीक है। तो फिर उस वजह से कोई पर्टिकुलर साइज का ही मेटल एटम इसमें फिक्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सोचे यहाँ पे कोई भी मेटल चला जाएगा, सीजियम भी चला जाएगा, लिथियम भी चला जाएगा। लिथियम इज वेरी स्मॉल इन साइज, तो जो ज्यादा छोटे साइज का होगा वो कैविटी में से स्लिप कर जाएगा नीचे की तरफ, है ना। ये बेसिकली अगर हम ऐसे इस प्लेन में मान के चले तो यहाँ रिंग बन रही है, तो जो जिस मेटल का साइज बिल्कुल इस रिंग के जितना है वही इस सेंटर पे आके इसके साथ अटैच हो सकता है। ऐसे नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे। अगर वो बहुत छोटा होगा तो वो स्लिप कर जाएगा, और अगर बहुत बड़े साइज का होगा तो वो इसमें फिट ही नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड को चेंज करते रहोगे, पॉर्फिरिन से क्लोरीन पे जाओगे, क्लोरीन से क्लोरीन पे जाओगे, रिंग्स अलग अलग होंगी, रिंग्स का साइज अलग अलग होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो उसमें मेटल फिट होगा वो भी डिफरेंट होगा। इसी वजह से पॉर्फिरिन रिंग के साथ हमेशा आयरन एटम अटैच होता है। जो क्लोरोफिल की रिंग होगी उसमें मैग्नीशियम ही अटैच होता है। जो विटामिन B12 की हम पढ़ेंगे कॉरेन रिंग, उसमें कोबाल्ट ही अटैच होता है, ठीक है। समझ गए? लिखो, अ केटायन ऑफ सूटेबल साइज, a cation of suitable size can only be fitted, a cation of suitable size can only be fitted in the cavity of porphyrin ring, in the cavity of porphyrin ring, ठीक है। in porphyrin ring, next point, in porphyrin ring, the four pyrrole rings are attached to each other, via कार्बन नहीं लिखना, उसको ऐसे लिखना है via मिथाइन ब्रिज। मिथाइन बोल सकते हैं, मिथाइलीन बोल सकते हैं, एक और नाम था इसका मिथाइलिडीन। देखो ये बेसिकली हमारा CH यूनिट होता है जिसको आप मिथाइन बोलते हो। यहाँ पे देखो ये कार्बन है ना, इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड किसके साथ बनेगा? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो CH यूनिट को हम मिथाइन बोलते हैं, मिथाइन, मिथाइलिन या मिथाइलिडीन, ठीक है ना। इस जगह को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। अब सबसे पहले अब हमने बेसिकली ये पढ़ लिया मेटालो पॉर्फिरिन्स क्या होते हैं। तो हर सिस्टम में मेटालो पॉर्फिरिन क्या, कोई मेटालो क्लोरीन रिंग इस तरह से प्रेजेंट होगा। पहला सिस्टम जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज हीमोग्लोबिन। लिखो हीमोग्लोबिन, नंबर 1 हीमोग्लोबिन, एक्टिव साइट, hemoglobin active site comprises of iron in +2 oxidation state, इसके नीचे ऐसे लिख लो एक्टिव साइट, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? आयरन +2 हाई स्पिन, ठीक है। हाई स्पिन का मतलब सबको पता है पक्का? आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबको पता है क्या होती है? आयरन की एटॉमिक नंबर, देखो जो आपके पास ये होंगे ना 3D सीरीज के जितने भी ट्रांजिशन मेटल है उसको ऐसे याद रखना। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D में 6 है ना यहाँ पे, तो ये 3D 6 4s 2s, ठीक है। जैसे अगर मैंगनीज की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 25, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D 5 4s 2। 2 एक्सेप्शंस है, क्रोमियम और कॉपर, वो आपको पता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे, अब आयरन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? आउटर मोस्ट 3D 6 4s 2, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां तक फिल्ड है? 4s। 4 भी प्रेजेंट होगा या नहीं? यस, बट इट विल बी
vacant. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, all of these are fully filled, है ना. इसके आगे नोबल गैस कौन से लिखूं मैं? पक्का? AR. हाँ, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है ये? फोर्थ पीरियड, है ना. तो थर्ड पीरियड की नोबल गैस कौन सी आएगी? आर्गन. ठीक है. Argon. हाँ, आयरन. तो ये हमारे पास आयरन +2 का मतलब क्या होगा? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. कौन से जाएंगे? 4s जो बाहर है ना, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई है. तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव कर दो. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d 6 4s 0 3d. d ऑर्बिटल्स में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. हाई स्पीड का मतलब सबको पता है. ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग सबने पढ़ी हुई है ना. अगर देखो नहीं आता तो अभी के लिए ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसको स्किप कर दो. हाई स्पिन लो स्पिन बहुत डिटेल में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ ली है. यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं आने वाला है. ठीक है. यहाँ बस आपको याद रखना है कि कौन सा एटम हाई स्पिन में है, कौन सा एटम लो स्पिन में है. ठीक है. तो वो तो वैसे भी आपको करामी करना पड़ेगा, मतलब पता हो चाहे ना पता हो, उसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ. ठीक है. तो बस आप याद रखना कि इसमें कैसे प्रेजेंट होगा हाई स्पिन. अगर चाहिए सुनना है तो मैं बता देती हूँ कि हाई स्पिन क्या होते हैं. पता है सबको या मैं बताऊं? यस मैम पता है. ठीक. नेक्स्ट लिखो ब्रैकेट में जो नेक्स्ट पॉइंट एक्टिव साइट लिख लिया ना. यहाँ पे इसकी लिखो ज्योमेट्री. ज्योमेट्री कैसी होगी? इट विल बी स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिडल कब होती है ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल कब होती है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4. स्क्वायर पिरामिडल कब होती है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 5. 5 पता है कैसे हो गया? किसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है? मेटल का. कोऑर्डिनेशन नंबर कि वो कितने लिगेंड्स के साथ अटैच्ड है. तो 4 तो उसके नाइट्रोजन डोनर एटम्स हो गए थे, नॉट लिगेंड्स, डोनर एटम्स, है ना. तो आयरन 4 तो नाइट्रोजन के साथ अटैच था और 5वां बॉन्ड उसका किसके साथ बन रहा था? ग्लोबिन प्रोटीन चेन. तो कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 5. तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिड. क्लियर है सबको? रिपीट गुरप्रीत क्या बोल रहे हो? रिपीट करो मैम. ये देखो आपके पास ऐसे ड्रॉ किया था ना स्ट्रक्चर. आयरन के साथ यहाँ पे 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है. ये आपकी पॉर्फिरिन रिंग थी इस तरह से, यही था ना. तो एक बॉन्ड इसका नाइट्रोजन के साथ, दूसरा, तीसरा और ये 4th बॉन्ड. और 5th बॉन्ड किसके साथ बन रहा था? ग्लोबिन प्रोटीन चेन. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 5. तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिड. गुरप्रीत क्लियर हुआ? यस मैम. फंक्शन नेक्स्ट लिखो. फंक्शन ऑक्सीजन स्टोरेज इन फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. आज हम इतना करेंगे, कल बाकी का फिर हम डिटेल में करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में और मायोग्लोबिन. ठीक है. असाइनमेंट्स याद से ले लेना आज. ठीक है ना. और आज कम से कम असाइनमेंट नंबर 1 आप सॉल्व करके रखोगे. ठीक है. अगर मैम अभी आ जाता है तो आपने ब्रेक में ही पिक कर लेनी है असाइनमेंट. ठीक है. टाइम बचता है क्लास में, यानी क्लास अगर लेट लगती है थोड़ी सी, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद टाइम बचता है, यहाँ पे यूटिलाइज करो उसको, यहीं पे सॉल्व करो. ठीक है. और एक बात मुझे बोलनी है, आज के बाद कभी भी मॉर्निंग के टाइम पे अगर बारिश होती है, आप में से किसी ने अकेडमी नहीं आना. बहुत धीरे तो अलग बात है, पर जैसे कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे स्लो होगी, वहां बहुत तेज हो रही है बारिश, तो पहले मुझसे कॉल करके पूछ लो. वैसे किसी ने भी अकेडमी नहीं आना. मैं पहुंचूंगी यहाँ पर तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, आप सब ऑनलाइन लगा दो, क्योंकि एक दिन ऑनलाइन लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना. ठीक है. बट मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है वहां से यहाँ पे आना. ठीक है. तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे, मैं पहुंचूंगी तो मैं लिंक सेंड कर दूंगी, आप लोग यहाँ नहीं आओगे. ठीक है. जब बारिश हो रही है स्पेशली तब. ठीक है. और आप में से कोई आता है जो दूर से आता है काफी ज्यादा, हरसिमरन के अलावा? आप तो पंचकुला से आते हो, आधा घंटा लगता है सुबह, आधा घंटे लगेगा ना. तो सुबह कितने बजे चलते हो फिर? घर से 7 बजे चलते हो ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना. मत आना उस दिन. ठीक है. और हरसिमरन आप जब आओगे तो मेरे को कॉल करके, ठीक है, कभी भी आऊंगी. ठीक है ना. मैम ऐप पे भी डाल देना, लेट हो जाता है ऐप पे.
ऐप पे लेट इस वजह से होता है क्योंकि मेरी ही लेक्चर मुझे नहीं पता क्यों अपलोड बाद में होता है, प्रोसेस नहीं होता। मेरे को आपके दोनों लेक्चर सर को बोलने पड़े कि आप उसे प्रोसेस करके यूट्यूब पे डालो, तब जाके मैं उसे अपलोड कर पाती हूँ, ठीक है। तो वो जब तक यूट्यूब पे अटैच नहीं होता तब तक मैं उसको ऐप पे अपलोड कर ही नहीं सकती, वो मेरे हाथ में नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, रिकॉर्ड स्टॉप हो जाता है, उसके बाद वो अपने आप जाके यूट्यूब पे अपलोड होता है, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। तो जब तक वो यूट्यूब पे नहीं जाता तो मैं उसे अपलोड अटैच नहीं कर सकती हूँ ऐप पे, ठीक है। ओके मैम। हाँ असाइनमेंट भी डाल देना मैम। हाँ, असाइनमेंट में ऐप पे आपको अटैच कर